नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, हिंदी भाषा की कक्षा में आपका स्वागत है। पिछली कक्षा व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं बल्कि स्वरों की सहायता से होता है वे व्यंजन कहलाते हैं। हिंदी में कुल 33 व्यंजन है। पुनः समझ लें कि स्वर की परिभाषा थी कि स्वर स्वतंत्र रूप में उच्चारित होते हैं, परंतु व्यंजन स्वतंत्र रूप में उच्चारित नहीं होते, वे स्वर की सहायता से उच्चारित होते हैं। और हिंदी में कुल 33 व्यंजन हैं। 33 व्यंजन में क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, अड़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, स, ख, स, ह। कुल ये आपके व्यंजन है। इसके बाद व्यंजन के भेद। अब यहां पर बात आती है व्यंजन के भेद की। तो व्यंजन का पहला भेद है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में मैं बढ़ने से पहले एक बार पुनः व्यंजन की तरफ आता हूं कि व्यंजन को वर्गों में बांटा गया है। व्यंजन को वर्गों में बांटा गया है। क, ख, ग, घ, अंग, ये 5 वर्ण क वर्ग में रखे गए हैं। च, छ, ज, झ, ञ, ये च वर्ग में रखे गए हैं। ट, ठ, ड, ढ, अड़, ये ट वर्ग में रखे गए हैं। त, थ, द, ध, न, ये त वर्ग में रखे गए हैं। और प, ह, ब, भ, म, ये प वर्ग में रखे गए हैं। इस तरह से कुल 5 वर्गों में बांटे गए। और य, र, ल, व, स, ख, स, ह, इन्हें किसी वर्ग में नहीं रखा गया, बल्कि इन्हें यूं ही रखा गया इनके, क्योंकि ये अन्य व्यंजन के अन्य भेदों में आते हैं। तो अब हम आगे जब व्यंजन के भेद पढ़ते हैं उसमें इस संदेह को हम दूर करेंगे। स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में क से लेकर म तक व्यंजनों के 5 वर्ग हैं। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, इन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। अर्थात क वर्ग जो है, ख वर्ग, आपका क वर्ग, ख, ग, घ, अंग, च वर्ग, च, छ, ज, झ, ञ, और ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, अण, त वर्ग, त, थ, द, ध, न, और प वर्ग, प, फ, ब, भ, म। जैसा कि आपने ध्यान दिया होगा कि जब मैंने इन स्वरों का उच्चारण किया तो हमने मुंह के विभिन्न भागों का अलग अलग स्पर्श हुआ और अलग अलग स्पर्श के बाद अलग अलग ध्वनियां निकली। क वर्ग का उच्चारण कंठ से होता है, च वर्ग का उच्चारण तालु से होता है, और ट वर्ग का उच्चारण मूर्धा से होता है, त वर्ग का उच्चारण दंत से होता है, और प वर्ग का उच्चारण ओष्ठ से होता है। क्योंकि इसमें विभिन्न अंग, मुंह के विभिन्न भागों को, विभिन्न अंगों को छूते हुए, स्पर्श करते हुए उच्चारित होते हैं, इसलिए इन व्यंजनों को स्पर्श व्यंजन कहा गया। इसके अलावा दूसरा है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन में इनका उच्चारण मुख के भीतर की ओर से होता है, अर्थात
मुंह के अंदर हमें ये पता नहीं चलेगा कि हमारे मुंह में, जैसे हमने प उच्चारण किया, तो उच्चारण किया, च उच्चारण किया, क उच्चारण किया, तो हमको लगा, आभास हुआ कि हमें हमारे मुंह के अंदर इन अंगों को स्पर्श किया। परंतु अंतस्थ व्यंजन में यह पूर्णतया स्पष्ट नहीं होता कि किन अंगों को स्पर्श किया गया अथवा नहीं। ये मुंह के अंदर से उच्चारित होते हैं, जैसे य, र, ल, स, व। उसके बाद उष्ण व्यंजन। उष्ण व्यंजन में इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु तेज गति से मुंह से रगड़ खाती है तथा उष्मा पैदा करती है। उष्मा पैदा करने के कारण इन व्यंजनों को उष्ण व्यंजन कहा गया। ये चार होते हैं, कौन से हैं? स, स, ह। अब यहां पर हम आगे बढ़ने से पहले एक रोचक जानकारी आपको बताते हैं कि हिंदी में हम इसे भी स का ही उच्चारण करते हैं। तो यह है स शरीफा, ख खटकोर, स सरौता। इनमें ये जो आपका स है, स शरीफा वाला स, इसे हम हिंदी की भाषा में तालव्य स कहते हैं, व्याकरणिक भाषा में तालव्य स कहते हैं, और इस स को मूर्धन्य स कहते हैं। खटकोण वाले स, खटकोण, ख से खटकोण, अगर इसे हम स उच्चारित करते हैं तो इसे हम मूर्धन्य स कहते हैं। और जब इस स को, जिसे हम स से सरौता, इसे जो हम बोलते हैं, इसे दंतव्य स कहते हैं। इस तरह से व्याकरणिक भाषा में, व्याकरण की भाषा में हम इन तीनों स को स्पष्ट करते हैं। इसके अलावा ह भी है जो आपका उसमें व्यंजन है। अब आगे हम बढ़ते हैं कि उच्चारण के अनुसार भी व्यंजन के दो भेद हैं, एक अल्प प्राण, दूसरा महाप्राण। एक अल्प प्राण, दूसरा महाप्राण। अल्प प्राण जिन व्यंजनों के उच्चारण में कम समय लगता है और कम प्रयत्न करना पड़ता है, वे अल्प प्राण व्यंजन कहलाते हैं। जैसे क, ग, अंग। जैसे क वर्ग का पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और पांचवा वर्ण। च वर्ग का च पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और पांचवा वर्ण, अर्थात वर्गों का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण व्यंजन होता है। इसके अलावा य, र, ल, व भी अल्प प्राण व्यंजन की श्रेणी में आते हैं। आगे महाप्राण व्यंजन, जिन व्यंजनों के उच्चारण में अधिक समय लगता है और अधिक प्रयत्न करना पड़ता है तथा ह ध्वनि अंत में सुनाई देती है, उन्हें हम महाप्राण व्यंजन कहते हैं। ये निम्नलिखित है। अब जैसे ख, घ। अब आप देखेंगे जब हम ख को उच्चारण करते हैं तो उसके अंत में ह भी उच्चारित होता है। घ का उच्चारण करते हैं, उसमें भी घ, ह, घ, ह का उच्चारण होता है। फिर छ, झ, ठ, ढ, थ, ध, फ, भ, और ये स और ह, ये आपके महाप्राण व्यंजन में आते हैं। अर्थात कि इन पांचों वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ण महाप्राण व्यंजन है। इसके अलावा दंतव्य स, तालव्य स और मूर्धन्य स,
तालव्य स, मूर्धन्य स और दंतव्य स और ह, ये आपके महाप्राण व्यंजन में आते हैं। व्यंजनों के और भी प्रकार बताए जाते हैं, वो प्रकारों में नहीं आते, लेकिन उन्हें हम फिर भी उनकी तुलना, उनकी गिनती व्याकरण में होती है, वो प्रकारों में नहीं आते हैं। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन ऐसे व्यंजन हैं जो दो व्यंजनों को मिलकर बनता है। वो गिनती में हमने बात किया कि ये व्याकरण में किसी व्यंजन के प्रकार नहीं होते। इसका कारण क्या है कि व्यंजन की परिभाषा ही है कि जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, और ये जो संयुक्त व्यंजन है स्वर की सहायता के अलावा कुछ व्यंजनों की सहायता से भी बोले जा रहे हैं, इसलिए इन्हें व्यंजन के प्रकार नहीं कह सकते। क स को मिलाकर छ बना, जो हम ख स ह छ त्र ज्ञ जो लास्ट में पढ़ते हैं, इन तीन व्यंजनों को हमने 33 व्यंजनों से अलग रखा है। व्याकरण में 33 व्यंजनों से इनको अलग रखा गया है, छ त्र ज्ञ और स्र को। वही वो जो चारों व्यंजन जो अलग रखे गए हैं वही ये संयुक्त व्यंजन है। क और स को मिलाकर छ बनता है, त आधित और र को मिलाकर त्र बनता है, ज और य को मिलाकर ज्ञ बनता है, स और र को मिलाकर स्र बनता है। इनका उदाहरण हम देखते हैं छ से जैसे कक्षा, त्र से पत्र, त्रिभुज, त्रिशूल आदि, ज्ञ से यज्ञ, स्र से श्रम, श्रमिक, श्रवण आदि। इसी तरह एक और व्यंजन की श्रेणी आती है आपकी द्वितीय व्यंजन, जब दो समान व्यंजनों को अर्थात एक ही तरह के व्यंजन जब एक साथ जुड़ जाते हैं तो उन्हें हम द्वितीय व्यंजन कहते हैं। एक साथ जब प्रयोग में आते हैं तो उन्हें द्वितीय व्यंजन कहते हैं। जैसे त और त मिला के त बन जाता है, जैसे कुत्ता, जैसे कुत्ता। च और च मिला के च, जैसे कच्चा। इसी तरह से और भी है, जैसे ट और ट मिला के टी, मिट्टी। कई सारे उदाहरण आते हैं। आगे नुक्ता, व्यंजन में एक हम चिन्ह का प्रयोग करते हैं, कुछ विशेष, कुछ उर्दू, फारसी, अंग्रेजी शब्दों के शुद्ध उच्चारण के लिए हम कुछ वर्णों के नीचे एक बिंदु लगा देते हैं। उस बिंदु के लगाने मात्र से उनका उच्चारण बदल जाता है, उस बिंदु को हम नुक्ता कहते हैं। जैसे अगर हम जहाज शब्द है, जहाज शब्द है, जहाज शब्द में अगर हम नुक्ता ना लगाएं तो हम जहाज पढ़ेंगे, लेकिन जैसे ही नुक्ता लगाते हैं उसको हम बोलते हैं जहाज। तो अर्थात जग को हम और अपनी जिह्वा को दांतों से दबा कर बोलते हैं, अर्थात उसको हम बोलते हैं जहाज। साफ, फरमान, अर्थात वहां पे जिस वर्ण का जिस वर्ण के नीचे नुक्ता का प्रयोग होता है उस वर्ण को हम और अधिक दबाव देकर बोलते हैं, जिससे उसके उच्चारण में परिवर्तन आ जाता है। तो ये हुई हमारे वर्ण विचार की कक्षा। अब इसमें अभ्यास कार्य है आपके पास, आप देखेंगे। उसमें पहला है हिंदी भाषा में वर्ण के कितने प्रकार होते हैं। तो आपके किताब में दिया होगा ऑप्शन, 3 ऑप्शन है, 2, 4 और 5। तो आपने पढ़ा होगा, आप क्या बता सकते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा, 2, 4 या 5? ठीक है, अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको याद होगा, लेकिन फिर भी मैं दोबारा आपको एक बार बता देता हूं। इसमें होगा 2,
स्वरों, 2 स्वर और व्यंजन। दूसरा है स्वरों की संख्या होती है। इसमें ऑप्शन जो है वो है 13, 11 और 12। तो आपने पढ़ा होगा, आपको याद होगा। दोबारा मैं आपको याद दिला देता हूं। स्वरों की संख्या होती है 11। अगला है जिन स्वरों को बोलने में कम समय लगता है उन्हें कहते हैं। ऑप्शन है प्लुत स्वर, दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर। तो आपको याद होगा, दोबारा पुनः आपको याद दिलाता हूं, उन्हें हम कहते हैं ह्रस्व स्वर। आगे है अनुनासिक की मात्रा है चंद्र बिंदु, ऊपर सिर्फ बिंदु, या बगल में, वर्ण के बगल में 2 बिंदु। तो आपको याद होगा, ऊपर चंद्र बिंदु। सही गलत के सामने सही के सामने सही तथा गलत सामने गलत का निशान लगाइए। शब्द का निर्माण वर्णों को मिलाकर किया जाता है। यह फिर से वाक्य, शब्द का निर्माण वर्णों को मिलाकर किया जाता है। सही है? बिल्कुल हाँ, सही है। शब्द का निर्माण वर्णों को मिलाकर किया जाता है। यह ऑप्शन आपका सही है। अगला है री का प्रयोग केवल तत्सम शब्दों में होता है। जी हां, यह भी ऑप्शन आपका सही है। आगे है अयोगवाह का प्रयोग स्वतंत्र रूप से होता है। जी नहीं, बिल्कुल ये ऑप्शन आपका गलत है, ये होगा गलत। अगला है मुख्य रूप से व्यंजन के 4 भेद होते हैं। अभी हमने पढ़ा कि व्यंजन के 2 भेद होते हैं, और यहां भी हमने इसके भी पढ़े व्यंजन के केवल 3 भेद बताए गए, स्पर्श, अंतस और उष्ण। तो ना यहां पर 3 है, ना यहां पर 4 है, ना यहां पे, तो ये भी गलत होगा। आगे है अल्प प्राणी व्यंजनों के उच्चारण में कम समय लगता है। बिल्कुल सही है। तो आज की कक्षा में बस इतना ही। होमवर्क मैं आपको दे रहा हूं। होमवर्क आशा करता हूं कि आप मन लगाकर अच्छे से करेंगे और अपनी उत्तर पुस्तिका में से नोट करके अच्छे से याद करेंगे। धन्यवाद। चौथा, 5वां, 6वां और 7वां, यह आपके लिए होमवर्क होगा।